हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी सेकंड के यूनिट सेकंड के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेकंड से कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो पिछली बार हमने जो फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर सोल्यूशन बिल्कुल एज इट इज सॉल्व किया था। लेकिन इस बार हम यूनिट वाइज उस क्वेश्चन को ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस यूनिट से लिए गए हैं, उस यूनिट वाइज से हम क्वेश्चन लेके उसका सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। इसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है, 10 नंबर का भी और 7 नंबर का भी क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, तो यूनिट सेकंड से कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसके बारे में देखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 7 का है, 10 का है, सभी क्वेश्चन हैं इसमें जो पिछले साल आ चुके हैं 2021-22 में और 2020-21 में। पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज ए एंटीप्लेटलेट ड्रग, जस्टिफाई। ठीक है, तो एस्पिरिन को हम लोग एंटीप्लेटलेट ड्रग के रूप में यूज करते हैं, इसको जस्टिफाई करना है। तो इसमें आंसर लिख सकते हैं हम एस्पिरिन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी थ्रोम्बिक ड्रग। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लिख सकते हैं कि इसको हम एंटी थ्रोम्बिक ड्रग के रूप में भी जानते हैं। इन स्मॉल डोज एस्पिरिन ब्लॉक्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय इरिवर्सिबल इन्हिबिशन ऑफ द प्लेटलेट एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। ठीक है, ये क्या करता है कि जब इसका स्मॉल डोज देते हैं एस्पिरिन को तो क्या ब्लॉक करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। किस मैकेनिज्म से? इरिवर्सिबली इन्हिबिशन करता है प्लेटलेट एंजाइम जैसे साइक्लोऑक्सीजनेज हो गया। और क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 के फॉर्मेशन को रोकता है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। फिर आगे हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट, एस्पिरिन प्रोलॉन्ग्स द ब्लीडिंग टाइम एंड द साइड इफेक्ट रिमेन्स फॉर 5 to 7 days इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करता है एस्पिरिन, सो इट इज यूज्ड इन द एंटीप्लेटलेट ड्रग। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि एस्पिरिन को हम एंटीप्लेटलेट ड्रग के रूप में कैसे यूज करते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन 2 नंबर वाला। अब ये हमारा कब पूछा गया था, 2021-22 में ये क्वेश्चन आया था हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंपेयर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड अम्लियोराइड। तो इसको हम कंपेयर करना है, दोनों ड्रग हैं। ये भी हमारा 2021-22 में पूछा गया था क्वेश्चन 2 नंबर में। तो उसको देखते हैं। एम्लियोराइड क्या होता है, लोअर बीपी। ये क्या करता है, लोअर्स बीपी, मतलब बीपी को लो करता है, यानी हाइपरटेंशन को कम करने, हाइपोटेंशन कॉज कराता है। स्पाइरोलैक्टोन क्या है, एंड रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, और जो एक्सेस फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में उसको रिमूव करता है। और स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, ये भी क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे बॉडी में होता है उसको रिमूव करता है। लोवर्स द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक के रिस्क को जो है कम करता है, ये एम्लियोराइड हो गया। एंड हैज ए लो रिस्क ऑफ केसिंग मसल्स प्रॉब्लम। ठीक है, और यूज्ड विद काउजन इफ यू डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम्स। तो इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम है, ये एम्लियोराइड में। और इसमें क्या है, ये कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूमर ग्रोथ। ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन है ये हमारे ट्यूमर ग्रोथ को इंक्रीज कर, तो जिसका यूज है एम्लियोराइड का, इसका हम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर में या हार्ट फेलियर में कर सकते हैं इसका। और जो स्पाइरोनोलैक्टोन है इसका यूज हम करते हैं एडेमा में, हाई बीपी में, एक्ने में या किडनी फेलियर, या हम इसको कह सकते हैं हेरिस्टिज्म में भी इसका यूज किया जाता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया वेरी शॉर्ट टाइप का। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन इज बेटर देन हाई मोलिकुलर वेट हिपैरिन, जस्टिफाई। ये हमारा 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एक साल छोड़ के उसके पहले वाले ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब जो लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होता है वो किससे बेटर होता है, हाई मोलिकुलर वेट ऑफ हिपैरिन। इसको हमें बताना है। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन प्रोवाइड्स एडवांटेज ओवर हिपैरिन इन दैट इट हैज बेटर बायो अवेलेबिलिटी एंड लॉन्गर हाफ लाइफ। तो लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन क्या होता है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है और जो है लॉन्गर हाफ लाइफ होता है। ठीक है, हाफ लाइफ इसका भी ज्यादा होता है। सिंप्लीफाइड डोजिंग, मतलब जो डोज होता है सिंप्लीफाइड होता है। प्रेडिक्टेबल एंटी कोगुलेंट रेस्पॉन्स, लोअर रिस्क ऑफ HIT, मतलब हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है इसका रिस्क जो है लोअर होता है, किसमें, लो मोलिकुलर वेट में। और हाई मोलिकुलर वेट हिपैरिन में इसका रिस्क जो HIT का है वो ज्यादा होता है। एंड द लोअर रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हमारा हो गया, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन के इन द कंपैरिजन ऑफ द हाई मोलिकुलर वेट हिपैरिन। तो ये हमें इसलिए ज्यादा पोटेंट होता है, ज्यादा बेटर होता है लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। तो ये हमारा होगा तीसरा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्रीवियस में पूछा गया है वह है डिफाइन हिमेटेनिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी हमारा 2020-21 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हिमेटेनिक्स क्या होते हैं उसका हमें एग्जाम्पल लिखना है। तो इसमें देख लेते हैं। हिमेटेनिक्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब हिमेटेनिक्स सब्सटेंस कौन से होते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में, या हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड
आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, मतलब एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। दिस ड्रग इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड बीइंग द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू नॉर्मल लेवल एंड द अबव वन इज बिलो इन ब्रिंग नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ ब्लड सेल्स को भी बढ़ाते हैं और हीमोग्लोबिन का मतलब लेवल मेंटेन रखते हैं, हीमेटिनिक्स जो होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आयरन हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया एंड साइनोकोबालामाइन हो गया, ठीक है, विटामिन B12 जिसको कहते हैं। तो मेरा हिमेटेनिक्स हो गया और उसका एग्जांपल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, जो 2020-21 में पूछा गया है। ये डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं, इसका हमें एग्जांपल के साथ में इसको हमें डिफाइन करना है। द प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आर द ड्रग यूजुअली हाई मोलिकुलर वेट, जो प्लाज्मा एक्सपेंडर आर द ड्रग यूजुअली हाई मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रॉन विच इज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली टू इंक्रीज द डिक्रीज प्लाज्मा वैल्यूम, ठीक है। तो जो प्लाज्मा वैल्यूम हमारा डिक्रीज रहता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं जो प्लाज्मा वैल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं। द नॉर्मल प्लाज्मा वैल्यूम इज इन मेल्स इज 39 ml पर kg, मतलब मेल में क्या होता है कि 39 ml पर किलोग्राम में प्लाज्मा वॉल्यूम होना चाहिए, और जो फीमेल में होता है वो 40 ml पर किलोग्राम वेट में होना चाहिए जो हमें प्लाज्मा वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का है ह्यूमन एल्ब्यूमिन डेक्स्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च हो गया, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन हो गया एंड गम सेलाइन हो गया। ये हमारा एग्जांपल हो गया जो है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, ये भी हमारा 2020-21 में पूछा गया 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप में। इसका राइट अबाउट द फाइब्रोनोलाइटिक्स विद द एग्जांपल, ठीक है। फाइब्रोनोलाइटिक्स का हमें एग्जांपल के बेस पे उसको लिखना है। फाइब्रोनोलाइटिक्स क्या होते हैं इसका एग्जांपल लिखना है। द फाइब्रोनोलाइटिक्स आर द ड्रग यूज टू डिकम्पोज थ्रोम्बी, ठीक है, और क्लॉट टू रिकैनालाइज obstructed ब्लड वेसल्स मेनली कोरोनरी आर्टरी। फाइब्रोनोलाइटिक्स कौन से ड्रग होते हैं जो हमारा डिकम्पोज करते हैं थ्रोम्बिक या क्लॉट को, मतलब जो क्लॉट होता है उसको डिकम्पोज या उसको मतलब जो क्लॉट का फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। दीज ड्रग डिकम्पोज द क्लॉट बाय एक्टिवेटिंग द नेचुरल फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम, नेचुरली ये जो है क्लॉट को कम करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड वैसोकाइनेस। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, प्रीवियस 2 ईयर्स में 2020-21 में और 21-22 में। तो हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं 7 नंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो इसमें 7 नंबर में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन यूजेस एंड इंटरेक्शन ऑफ द एस्पिरिन। ये हमारा जो है 2021-22 में पूछा गया, यानी करंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन कि मतलब जो एस्पिरिन है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, यूजेस क्या है, इंटरेक्शन क्या है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग लिख सकते हैं द ड्रग और आल्सो कॉल्ड एंटी थ्रोम्बिक ड्रग, इसको हम एंटी थ्रोम्बिक ड्रग भी कहते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला इफेक्ट ऑन पेन एंड फीवर, ठीक है। तो पेन एंड फीवर पे क्या इसका, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि एस्पिरिन यानी डिस्पिरिन का यूज हम ज्यादातर पेन किलर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इसका हम और भी कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकते हैं, उसको हम लोग जानते हैं या फिर जानने का प्रयास करते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहला इफेक्ट ऑन द पेन एंड फीवर। तो पेन और फीवर में क्या इफेक्ट होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड डिस्टर्ब द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रू आउट द बॉडी एंड टारगेटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज एंड कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। मतलब क्या कहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीवर एंड पेन के लिए। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है प्रोडक्शन होता है उसको क्या करते हैं कि इनहिबिट करते हैं या इसको हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं। किसके टारगेट किसको करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस फर्स्ट यानी कॉक्स फर्स्ट एंड कॉक्स सेकेंड को, ठीक है। फिर इसमें लिख सकते हैं अगला पॉइंट, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स एंड सब्सटेंस सच एज द हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, मतलब सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, जैसे पेन रिसेप्टर हो गए, जो सब्सटेंस हो गया जैसे हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन हो गया, थ्रू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब जब प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इन द इन्फ्लामेशन, ठीक है। द ड्रग में स्टॉप दियर एक्शन ऑन पेन रिसेप्टर्स। तो ड्रग क्या करती हैं, अपना एक्शन जो है पेन रिसेप्टर्स पे कम कर देती है, प्रिवेंटिंग सिम्टम ऑफ पेन। और जो पेन से हमारे सिम्टम्स को जो है छुटकारा मिल जाता है, उससे हमें राहत मिलती है। इट इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन प्रोस्टाग्लैंडिन even which is extremely powerful fever inducing agent, so it is एंटी फीवर एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें ये प्रोस्टाग्लैंडिन इवन को भी ब्लॉक करता है, इसका प्रोडक्शन कम करता है ब्रेन में, तो इसको हम एंटी फीवर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं एस्पिरिन का, ठीक है। फिर आता है इफेक्ट ऑन द प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन में इसका इफेक्ट क्या होता है, द इन्विशन ऑफ द एसएसए यानी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑकर्स बिकॉज ऑफ इट्स इंटरफेयर विद द थ्रोम्बोक्सेन A2 इन प्लेटलेट्स। तो जो थ्रोम्बोक्सेन A2 जो होता है एंजाइम, उसके भी
प्लेटलेट्स में उसको भी इंटरफेयर करता है। कैसे? कॉक्स-1 इनहिबिशन को मतलब कॉक्स-1 इनहिबिट करके उसको इसमें भी इंटरफेयर करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज एन इंपॉर्टेंट लिपिड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन विच कैन लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन, फेलियर, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो क्या करता है कि जो फ्यूचर रिस्क होता है हमारा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का, उसको कम करता है एस्पिरिन। ठीक है, फिर आता है एक हम थर्ड लिख सकते हैं नोट ऑन कॉज प्रिवेंशन। तो ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड स्ट्राबाइन इन रिसेंट स्टडी, मतलब अभी जल्दी वाले स्टडी में इसका पता चला है, और जो कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो करंट ईयर में क्या हुआ है कि डिटरमाइंस इफेक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ वेरियस मैलिजेनेसीज, जैसे हम कह सकते हैं इन जनरल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द इंटरफेयर ऑफ वेरियस कैंसर सिग्नलिंग पाथवे समटाइम इंक्लूडिंग अंडर रेगुलेटिंग इन ट्यूमर सप्रेस जीन्स। ठीक है, तो कभी ट्यूमर सप्रेस जीन्स को भी सप्रेस करता है, ट्यूमर जीन्स को भी सप्रेस करने का काम करता है। रिजल्ट ऑफ वेरियस स्टडीज सजेस्ट दैट आर बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आर यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे कि हमारा हो गया इंक्लूडिंग स्टमक कैंसर, कोलेस्ट्रॉल हो गया, पैनक्रियाटिक एंड लीवर कैंसर। तो ये रिसर्च होगा, मतलब अभी रिसर्च इस पे जारी है, अभी बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च होना बाकी है एस्पिरिन के एज एंटी कैंसर। ठीक है, अब इसका हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखते हैं। मायोकार्डियल इंटरफेक्शन हो सकता है, प्रोफाइलेक्टिक इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कोरोनरी बाईपास, टर्मिनल एंजियोप्लास्टी। एंड साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? साइड इफेक्ट हो सकता है वॉमिटिंग हो सकता है, नाउजा हो सकता है, एब्डोमिनल वायर हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट से इंक्रीज। ठीक है, एंटीकोगुलेंट का जो एक्शन होता है इंक्रीज हो जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज एज एंटीप्लेटलेट ड्रग, यूज इन द पेन एंड फीवर ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका यूज हो गया। तो ये हमारा हो गया 7 नंबर का पहला क्वेश्चन, जो कि 2020-21 में पूछा गया था, जिसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्पिरिन का देखा, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखा, उसका साइड इफेक्ट देखा, उसका यूज देखा हम लोग ने। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द हीमेटेनिक्स, डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ यूजेज ऑफ आयरन। ठीक है, तो हीमेटेनिक्स क्या होते हैं और हमारा इसका फार्माकोलॉजी ऑफ आयरन, इसका हमें यूजेस आयरन का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसका यूजर में देखना है। तो सबसे पहले हमने 2 नंबर के क्वेश्चन में भी देखा था हीमेटेनिक्स क्या होते हैं। हीमेटेनिक्स आर द सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया के केस में इसका हम यूज करते हैं। दिस ड्रग इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड बीइंग द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू नॉर्मल लेवल, मतलब हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल पे लाता है, एंड व्हेन इट इज बिलो ब्रिंग नॉर्मल, जो कम होता है इसको बढ़ाता है। ठीक है, एनीमिया अगर व्हेन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेग्रेगेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डिस्टर्ब। एनीमिया कब होता है? जब हमारा रेड ब्लड सेल का जो है प्रोडक्शन या फिर रिडक्शन हो जाता है, उसका ब्लड सेल्स मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तब एनीमिया होता है, तो इसका यूज हम एनीमिया में करते हैं। फिर देखते हैं आयरन, आयरन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं आयरन के बारे में। आयरन क्या होता है? आयरन फ्रॉम द एंशियंट टाइम हैज बीन कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द बॉडी। आयरन essential body constituents, total body iron is an adult human body is 2.5 to 5 grams, मतलब 2.5 से 5 ग्राम जो है अडल्ट ह्यूमन बॉडी में इसको पाया जाता है, आयरन हो गया। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज ए मेटालिक एलिमेंट फाउंड इन द सर्टेन मिनरल्स, इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन, साइक्लोक्रोम एंड अदर कंपोनेंट्स। आयरन एब्जॉर्ब द फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज स्टोर्ड एट फेरिस्टिन इन इंडस्ट्रियल एपिथेलियल और ट्रांसफर इन द प्लाज्मा एज ट्रांसफेरिन। ठीक है, तो आयरन क्या करता है? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद फेरिटिन की मदद से इंडस्ट्रियल एपिथेलियल में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, किसके प्रेजेंस, किसके रूप में, किस रूप में प्रेजेंस होता है? ट्रांसफेरिन के रूप में प्रेजेंस होता है। एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर्स ऑब्टेन आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस फ्रॉम प्लाज्मा, ट्रांसफेरिन कमिंग फ्रॉम द रिसाइक्लिंग ऑफ सेंसिकल एरिथ्रोसाइट बाई मार्कोफेजेस इन बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, फिर आगे क्या होता है इसमें? आयरन दैट इज इन एक्सेस फॉर दैट रिक्वायर्ड फॉर द हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इज स्टोर्ड इन द माइक्रोफेजेस एज फेरिटिन। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड होता है हमारे हीमोग्लोबिन के लिए आयरन जो ज्यादा मात्रा में होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? मैक्रोफेजेस, जैसे फेरिटिन के रूप में ये स्टोर हो जाता है। फिर इसमें लिख सकते हैं एक्सेस आयरन इज कॉम्प्लेक्स्ड टू फॉस्फेट, मतलब कॉम्प्लेक्स बना था फॉस्फेट के साथ एंड हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म हीमोसिडेरिन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनाता है जब फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हीमोसिडेरिन बनाता है। फिर आगे क्या लिख सकते हैं? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ आयरन आर फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस फ्यूमेरेट टैबलेट्स। तो इसका मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है आयरन का, फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है एंड फेरस फ्यूमेरेट टैबलेट्स है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पैरेंटली गिवन रिप्लेस आयरन रिक्वायर्ड फॉर द रेड ब्लड सेल्स डेवलपमेंट, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीजन transport. Iron is carried to the bone marrow by transfer. It is changed into hemoglobin. It is
यूजफुल इन द नॉन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसका यूसेज देखते हैं। आयरन इज यूज इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट इज यूज इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट इज केयरफुली रेगुलेटेड। द एब्जॉर्प्शन रेट इज इंक्रीज अप टू 30% इन आयरन डेफिशिएंसी स्टेटस। ठीक है, 30% एब्जॉर्प्शन रेट इसका इंक्रीज कर देता है आयरन डेफिशिएंसी के केस में। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अबाउट 60% ऑफ आयरन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिथ्रोसाइट। आयरन क्रॉस द प्लेसेंटा को क्रॉस करता है एंड इट इज फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन इज कॉम्प्लेक्स आयरन बाइंड्स विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड इज आइदर ट्रांसपोर्टेटेड टू स्टोर थ्रू आउट द बॉडी। फिर आता है मेटाबॉलिज्म हो गया हमारा। अब देखते हैं एलिमिनेशन कैसे होता है इसका। ओरल आयरन इज रिसाइकिल्ड विद द सेम लॉ some loss in the urine, sweat and disquination. The enzyme hepcidin promotes the extraction of the iron via the sloughing of electrolytes with the ferritin stored in the fecus. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होता है हेपिसिडीन होता है, प्रमोट करता है किसको? एक्सर्शन ऑफ आयरन, मतलब जो आयरन का एक्सर्शन होता है उसको प्रमोट करता है। फिर होता है साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट होता है नाउसा, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक एंड रेड, टेरी स्टूल, ट्रांजियन, डिस्कलोरेशन एंड टीथ आई, डिस्कलोरेशन ऑफ द टीथ एंड आई। तो मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। आयरन का फार्माकोलॉजी और हमें हेमेटोनिक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इसमें प्रीवियस 2 ईयर्स में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों 7 नंबर में। एक 2020-21 में पूछा गया है, एक 21-22 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें 10 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसको देख लेते हैं। फिर हमारी एक यूनिट ये खत्म होती है। फिर हमारे यूनिट सेकंड में जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डायरेटिक्स के बारे में बेसिकली पूछा गया है। 2020-21 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है डायरेटिक्स के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन है कि राइट क्लासिफाई द डायरेटिक्स एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी, यूजेस, साइड इफेक्ट, ये सब इन सब के बारे में फेरोसिमाइड का हमने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखना है डायरेटिक्स का, उसके बाद फेरोसिमाइड का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका जो थेरापेटिक यूजेस, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन यूजेस, ये सब हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायरेटिक्स क्या होता है। डायरेटिक्स आर द ड्रग विच इंक्रीजेज द रेट एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। रेट जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन वो बढ़ा देता है, डायरेटिक्स होता है। डायरेटिक्स हम इसको और भी क्या कह सकते हैं? डायरेटिक्स आर द ड्रग which increases the rate and volume of urine formation. These drugs mainly act on the nephrons and increases the excretion of the excess fluid. तो हमारा किस पार्ट पे वर्क करता है? नेफ्रॉन पे वर्क करता है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला हाई एफिकेसी डायरेटिक्स हो गया, फिर हमारा मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स, वीक एंड एडजंक्टिव डायरेटिक्स। तो सबसे पहला जो ड्रग है हाई एफिकेसी डायरेटिक्स, पहला क्लास जो है इसको हम कह सकते हैं इन्हिबिशन ऑफ, इसमें क्या होता है? इन्हिबिशन ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड को ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हाई एफिकेसी डायरेटिक हो गया। इसमें सबसे पहले जो हाई एफिकेसी डायरेटिक्स हैं, इसमें जो पहली क्लास है वो हमारा सल्फोनिल डेरिवेटिव्स। सल्फोनिल डेरिवेटिव्स में फ्यूरोसिमाइड हो गया, ब्यूमेटाडीन हो गया। तो बेसिकली में फ्यूरोसिमाइड के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इस सब में आगे देखना है नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले हमारा सल्फामोइल डेरिवेटिव्स में फ्यूरोसिमाइड, ब्यूटानाइड हो गया, ब्यूमेटानाइड। फिर मतलब फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें हमारा इथाक्राइनिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर आता है तीसरा इसमें हाई एफिकेसी में ऑर्गेनो मर्क्यूरिसियल, तो इसमें मेरासिलिल हो गया, मर्सैलिल हो गया। तो ये हमारा क्या पहली क्लास जो है हाई एफिकेसी डायरेटिक्स हो गया, जिसमें क्या होता है कि इन्वेशन ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का को ट्रांसमिशन का इन्वेशन होता है। तो पहले जो इसमें पहली क्लास थी सल्फामोइल डेरिवेटिव्स में फेरोसोमाइड और ब्यूमेटाडीन हो गया। दूसरा का फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इथाक्राइनिक एसिड हो गया, एंड ऑर्गेनो मर्क्यूरिसियल हो गया ना, मेरासिलिल हो गया। तो ये हमारा हाई एफिकेसी डायरेटिक्स। अब आता है सेकंड क्लास में मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स। इसमें क्या होता है कि इन्वेशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम सिनफ्लो। तो इसमें बेसिकली 2 क्लास हो गए, थायाजाइड डेरिवेटिव एंड थायाजाइड टाइप्स रिलेटेड हेटेरोसाइक्लिक्स। तो थायाजाइड डेरिवेटिव में हमारा होगा क्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोर मेथियोजिन एंड क्लोपामाइड हो गया। एंड जो थायाजाइड रिलेटेड ड्रग है उसमें हो गया क्लोरथैलिडोन हो गया, मेटोलाजोन हो गया, जीपामाइड हो गया, एंड हमारा हो गया इंडापामाइड। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि, तो इसको मिक्सी कह सकते हैं। मिक्सी से एम से हो गया मेटोलाजोन, एक्स से हो गया जीपामाइड, एंड आई से हो गया इंडापामाइड। तुम्हारा थायराइड रिलेटेड ड्रग हो गया। तुम्हारा दूसरी क्लास हो गई इसमें मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स।
अगली जो क्लासेस है वीक एंड एडजंक्टिव डायरेटिक्स। इसमें भी कई कैटेगरी सब कैटेगरी हैं। जैसे सबसे पहला हो गया इसमें कार्बामोइल एनहाइड्रेस इन्वेटर। कार्बोनिल एनहाइड्रेस इन्वेटर में हमारा एसिटाजोलामाइड हो गया। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, ट्राइमेट्रेन हो गया, एम्ब्लियोडाइड हो गया। ऑस्मोटिक डायरेटिक में मैनिटॉल हो गया, आइसोसोर्बाइड ग्लिसरॉल हो गया, एंड जैंथीन में होगा थियोफाइलिन। तो ये हमारा होगा डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मेनली 3 क्लास देखा। सबसे पहला हाई एफिकेसी, मीडियम एफिकेसी एंड वीक एफिकेसी। तो ये हमारा इसमें भी अलग अलग सब कैटेगरीज है, उसके ड्रग का जो है एग्जाम्पल हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो फ्यूरोसिमाइड है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फेरोसिमाइड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द प्रोटोटिपिकल ड्रग्स ऑफ दिस ग्रुप इज फेरोसिमाइड, मतलब हाई एफिकेसी ग्रुप की जो प्रोटोटिपिकल ड्रग है फेरोसिमाइड है। द लूप डायरेटिक्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब, देन दे आर एलिमिनेटेड बाय द किडनी बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, इंक्रीज द मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन एक्सर्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन के एक्सर्शन को इंक्रीज कर देते हैं। फ्यूरोसिमाइड इंक्रीजेस रेनल ब्लड फ्लो बाया प्रोस्टाग्लैंडिन एक्शन ऑन किडनी वैस्कुलर। ठीक है, फ्यूरोसिमाइड एंड एथाक्राइनिक एसिड हैव आल्सो बीन शोन टू रिड्यूस पल्मोनरी congestion and the left ventricle feeling precursor in heart failure before a miserable increase in the urinary output occurs। फिर आगे हम इसमें देखते हैं फ्यूरोसिमाइड में, फ्यूरोसिमाइड डिक्रीज द सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूब्यूल। तो क्या करते हैं बेसिकली, जो सोडियम होता है, क्लोराइड होता है एंड पोटेशियम रीएब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, ट्यूब्यूल से क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये फ्यूरोसिमाइड हो गया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका। तो इसमें लिख सकते हैं द ड्रग furosemide inhibit the reabsorption of sodium and chloride ions on proximal and distal tubules and in the loop of Henle। ठीक है, तो कहाँ पे बेसिकली वर्क करता है, जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं proximal and distal tubules, उस पे वर्क करता है, लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। हमारा हो गया ट्यूबुलर सेल हो गया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी साइड एंड ट्यूबुलर ल्यूमेन हो गया। तो इसमें सोडियम आयन का इंटर दिखा सकते हैं, क्लोराइड आयन का, फिर एटीपीएस पंप हो जाता है, क्लोराइड एंड और सोडियम पंप हो गया। तो इसमें लिख क्या सकते हैं, इन्हें लूप डायरेटिक्स इनहिबिट वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन, मतलब वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है उसको रोक देते हैं। जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा वाटर यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। ठीक है, इन द नेफ्रॉन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपम हेनले। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। सर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है इसका, एब्जॉर्प्शन का होता है ओरल रूट होता है, फ्यूरोसिमाइड इज अब्जॉर्ब और फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड बायोअवेलेबिलिटी 64%। इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 64% होती है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 40 mg फ्यूरोसिमाइड ओवर 0.18 लीटर पर केजी इन हेल्दी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आते हैं इसका मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्यूरोसिमाइड अकर्स इन मेनली किडनी एंड लीवर। ठीक है, कहाँ पे होता है, किडनी और लीवर में बेसिकली इसका मेटाबॉलिज्म होता है। एलिमिनेशन का होता है, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द फ्यूरोसिमाइड लीड्स टू एक्सक्रीटेड चेंज इन द यूरिन एंड द रेस्ट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू द ग्लोमेरुलर इन द किडनी। इंडिकेशन क्या होता है, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडेमा। हाइपरटेंशन में इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, सॉरी इसका यूज करते हैं इंडिकेशन कार्बोनल ओडेमा में, टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी में, रेनल डिजीज में, नेफ्रॉन सिंड्रोम में। फिर होता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है, चेस्ट पेन हो जाता है, ईसीजी चेंजेस, लॉस ऑफ हियरिंग, ब्लड विजन, हेडेक, रैशेस, स्वेटिंग। ये हमारा हुआ बेसिकली इसमें दोनों साल मिला के केवल 2020 21 में यही क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर में कि डायरेटिक्स क्लासिफिकेशन एंड जो फ्यूरोसिमाइड का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, इंडिकेशन, ये सब पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें 7 नंबर का अगला क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ वारफेरिन। ये हमारा 2020-21 का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। वारफेरिन इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सॉल्युबल इन वाटर। वारफेरिन क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इंटरफेयर्स इनडायरेक्टली विद ब्लड क्लॉटिंग। ये जो है इंटरफेयर करता है इनडायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग से। इट डिप्रेस हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर इन लीवर। मतलब क्या करता है, डिप्रेस करता है हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर, जो विटामिन के पे डिपेंड होता है कोगुलेशन फैक्टर, उसको डिप्रेस कर देता है। इट इनहिबिट विटामिन के रिडक्टेज रिजल्टिंग इन डिप्लेशन ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन के। विटामिन के H2 गेम इसको कहते हैं। विटामिन के रिडक्टेज को जो कहता है इनहिबिट कर देता है, जिससे कि डिप्लेशन होता है और हमारा जो विटामिन के रिड्यूस हो जाता है। अगला जो इसमें स्टेप है, एज ए को फैक्टर फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट्स रेजिड्यूज ऑन द एन टर्मिनल रीजन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स, this limits the gamma carboxylation and subsequent
एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर। ठीक है, क्या करता है, एक्टिवेट करता है विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्ट प्रोटीन्स को। और द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर, तो मतलब जो विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, जैसे कि फैक्टर सेकंड हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एंटी कोगुलेशन प्रोटीन सी हो गया, यस हो गया, ये हमारा इनहिबिट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ 3 और 4 विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर रिजल्ट इन डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स। क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन लेवल को डिक्रीज करते हैं एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ थ्रोम्बिन जनरेटेड एंड बाउंड टू फाइब्रिन। फिर क्या होता है, दिस रिड्यूस द थ्रोम्बोजेनिसिटी ऑफ क्लॉट्स। इसका यूज क्या है, वारफेरिन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज ए रेडियो एक्टिव बिकॉज इट इज प्रोड्यूस फैटल इंटरेक्शन ब्रीडिंग इन रोडेंट्स एनिमल्स। इसका एडीआर क्या है, पोस्ट कार्डियक वैल्यू रिप्लेसमेंट, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, वेनियस थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, हेपेटिक डिजीज, रेनल इंपॉर्टेंट, पेप्टिक अल्सर डिजीज, अल्कोहलिज्म। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, वोमिटिंग हो सकता है, नाउजिया, एनोक्सिया, स्टिमुलेट्स, हेपेटाइटिस, स्किन रैशेस। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसका, ओरली वंस ऑफ एक्शन 12 से 24 घंटे होता है। जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है 1 से 2 दिन का होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 से 5 होता है। एंड मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। एक्सक्रीटेड किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है।